पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार का बड़ा भाई पूछता है कि क्या तुम युद्ध शुरू हो तो जाना चाहोगे, तो राजकुमार खुशी खुशी हाँ करता है। पर मुहान इस बात को सुन उदास हो जाता है और मन में कहता है कि अगर युद्ध शुरू हो गया तो जिंग शाओ पता नहीं कितने सालों तक वापस ना आए। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 48। अगले दिन राज दरबार में सबको ये शुभ समाचार प्राप्त होता है कि शू सेना द्वारा पहले राजकुमार को बचा लिया गया है, पर फिलहाल के लिए वो कुछ समय यूनान तिब्बत में ही आराम करेगा। उसके बाद दूसरा राजकुमार जिंग चैन आगे आता है और ये प्रस्ताव पेश करता है कि जागीरदारी खत्म कर सभी राज्यों को वापस ले लिया जाए। राजा इस विचार से प्रभावित तो होता है पर वो कुछ भी नहीं कहता। जब मंत्री दोबारा इसी प्रस्ताव को पेश करते हैं तो राजा मान जाता है कार्रवाई के लिए। इसी महीने कु यिनांग का दर्जा बढ़ा दिया जाता है और वो पहले दर्जे की उपपत्नी हो जाती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मुहान जियांग और राजकुमार जिंग शाओ को भी रस्म के लिए आमंत्रित किया था। रस्म पूरी होते ही मुहान दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और उसे माँ कहकर पुकारता है। उसकी माँ इस मौके पर रोती है और उसे बेटा कहती है और कहती है कि आज आखिर 20 सालों के बाद मैं तुम्हें बेटा कहकर पुकार पाई हूँ। पिछले पार्ट में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि तीसरे नंबर वाली चाची ने बातें सुनी है मुजिंग बाओ की, पर नहीं, वो मुहान की माँ थी और वो ही ये बात मुहान को बताना चाहती थी। मुहान अपनी माँ से कहता है कि आपने कुछ दिन पहले पत्र भेजा था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं तो मैं घर आऊँ, क्या बात करनी थी आपको। तो उसकी माँ उसे बिठाकर कहती है, पिछले कुछ समय से मेरे मन में अजीब अजीब विचार आ रहे हैं, मैं अब खुद को चिंता करने से रोक नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे इस बारे में बात करूँ। मुहान की माँ घबराते हुए कहती हैं कि हालांकि सब कहते हैं कि चेंगवांग राजा नहीं बन सकता, पर अगर वो राजा बन गया तो वो क्या जगह देगा तुम्हें अपनी जिंदगी में, तुम कैसे अब खुद को संभालोगे उस उलझनों भरे महल में। तो मुहान अपनी माँ से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वो राजा नहीं बनना चाहता। तो उसकी माँ पूछती है कि कौन नहीं राजा बनना चाहता, वो एक राजकुमार है, भले ही उसकी अभी ऐसी कोई इच्छा ना हो, पर जब उसको युवराज के ओहदे के लिए चुन लिया जाएगा तो वो क्यों नहीं राजा बनना चाहेगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो अभी जवान है, जिंदगी में उसे बहुत सारे मौके प्राप्त होंगे जब वो इन चीज़ों के लिए लड़ सकता है। ये बातें सुन मुहान परेशान हो जाता है और मन में कहता है, हाँ, जिंग शाओ इस लड़ाई का फायदा उठाकर आधे से ज्यादा सेना को अपने नियंत्रण में करना चाहता है और तीनों जागीरदारी वाले राज्यों के जागीरदारों को संभालना इतना भी आसान नहीं है। इस युद्ध को खत्म होने में कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे। इसका मतलब 3 से 5 सालों तक जिंग शाओ राजधानी वापस नहीं लौटेगा, तो मुझे ये 3 से 5 साल राजमहल में रहकर उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपने विचारों को लेकर दृढ़ रहते हो, पर शाही पानी बहुत ही गहरे होते हैं, यही बेहतर रहेगा कि तुम अपने लिए पहले से एक योजना तैयार कर लो। तो मुहान अपनी माँ से कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इसी साल के 6ठे महीने में राज दरबार की तरफ से फेंजी के हाथ एक शाही संदेश भेजा जाता है जिसमें ये आदेश था कि अब इन तीनों राज्यों पर राजा का सीधा अधिकार है। दक्षिण पश्चिम का राजा इस आदेश को मानने से इनकार कर देता है और मौका मांगता है अपनी सफाई पेश करने का। साल के 7वें महीने में उत्तर दक्षिण जागीरदार राजा दूत फेंजी का सर कलम कर देता है और खुद को महाराज घोषित कर देता है उत्तर दक्षिण का। इस बात ने सबको चौंका दिया था। इसके बाद आखिरकार राजा होंग जियांग निर्णय लेता है सैनिक कार्रवाई कर राज्य को अपने कब्जे में करने का। मुहान राजकुमार को धूप में अभ्यास करते हुए देख कहता है कि आज धूप बहुत तेज है, आप बस कीजिए, आइए ये तरबूज खाइए, ये आपको इस गर्मी के मौसम में ठंडक देगा। आज सुबह सुबह मैंने इन्हें पानी में भिगो दिया था, अब ये अच्छे से भीग गए हैं। राजकुमार तरबूज खाता है और कहता है, ये तरबूज कितना ठंडा और स्वादिष्ट है, ये मुझे बहुत ही आराम दे रहा है। मेरे पास ऐसा पत्नी है, मुझे किसी और चीज की जीवन में जरूरत ही नहीं। तो मुहान राजकुमार से कहता है कि आप मजाक बंद कीजिए। राजकुमार मुहान से कहता है कि जब मैं तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था तो मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि महाराज पिताजी ने फेंजी को वहाँ किसी न किसी मकसद से भेजा था। तो मुहान पूछता है कि आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं। तो राजकुमार उसे बताता है,
फैंसी इधर उधर की बातों में नहीं पड़ता था, पर वो अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए मरने को भी तैयार था। पिताजी महाराज ये बात जानते थे। वो भी किसी के खून से इस बात पर मोहर लगाना चाहते थे, बस उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके साथ क्या करें। ये सब कुछ किसी न किसी कारण को सिद्ध करने के लिए ही हुआ है। मोहन कहता है कि वो अपने देश के लिए शहीद हुआ है। उसकी जो इच्छा थी मशहूर होने की, वो पूरी हुई। अब लोग उसे हजारों सालों तक याद रखेंगे। राजकुमार मोहन की गोद में लेटते हुए कहता है कि हाँ, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था, कैसा था और उसने क्या किया। अब उसे इस देश का एक वफादार शहीद माना जाएगा। तो मोहन पूछता है कि आज पिताजी ने आपसे किस बारे में बात की। तो राजकुमार थोड़ी चिढ़ दिखाते हुए कहता है, वो चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं। महारानी इस बात से बहुत गुस्सा है कि मैंने उपपत्नी जान को जिंगजू को दे दिया। वो चाहती हैं कि मैं काउंट जोंगजेंग की बेटी से शादी कर दूं। मुझे ये सब बहुत घटिया लगता है। तो मोहन ने राजकुमार से पूछा, तो फिर आपने क्या कहा? राजकुमार मोहन की गोद में उल्टा हो उसमें अपना सर को सहलाते हुए कहता है, मैंने कहा कि मुझे अब सिर्फ लड़के पसंद हैं। मुझे अब लड़कियों में कोई रुचि नहीं है। मोहन ये सुन घबरा कर कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आपने पिताजी को पक्का गुस्सा दिला दिया होगा। तो राजकुमार कहता है, अब वो कम से कम मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं करेंगे किसी और से शादी करने के लिए, किसी लड़की से शादी करने के लिए। मोहन थोड़ा उदास हो जाता है। वो मन में कहता है कि दक्षिण पश्चिम राजा की इस हरकत के बाद युद्ध पक्का है और इसका जाना भी तय है। ये जिस तरह से आने वाले युद्ध को लेकर गंभीर है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, पर मैं उदास हूं। मेरा दिल दुख रहा है। इतने में तेजी से डोफू आकर कहता है, वांग फई राजमहल से कुछ लोग आए हैं। राजकुमार एकदम से उठकर पूछता है, कौन? तो डोफू बताता है कि महारानी ने डोलू को भेजा है शाही आदेश देकर। इस शाही आदेश के अनुसार महारानी ने चेंग वांग फई को अभी इसी वक्त फेंगई महल में बुलाया है। राजकुमार कहता है, महारानी का आदेश? राजकुमार इस आदेश से परेशान हो जाता है। वो मन में कहता है कि इतनी जल्दबाजी में जुनकिंग को ऐसे बुलाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजकुमार की इसी परेशानी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।